स्पेस के बारे में जानना चाहता हूं, क्या आपको वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है? क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी पे और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाली अपॉर्चुनिटी पे। वहां मामला अटका नहीं है, अटकता है बात वैल्यूएशन और विजिबिलिटी पे है, मैनेजमेंट क्वालिटी पे। आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? हमने तो काफी सालों से अगर ट्रेंड देखें तो टिपिकली अर्निंग्स अपग्रेड या डाउनग्रेड होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यूएशन से। जिस सेगमेंट, जिस स्टॉक में कंटिन्यूअस अर्निंग्स अपग्रेड हो रहे हैं, वो सेगमेंट चलते ही रहते हैं, और जो स्टॉक्स और सेक्टर है वो चलते रहते हैं, और जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअली बढ़ते रहते हैं टिल द टाइम समथिंग ब्रेक्स। ये हमने काफी सारी चीजों में देखा है। तो मेरे ख्याल से हमें अर्निंग्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए। वैल्यूएशन हमेशा एक ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर वाली बात हो जाती है कभी कभी। हम बेसिकली, एज लॉन्ग एज वी आर इन द ट्रेंड अर्ली इनफ, then you should worry about valuations a little less. चेज अगर कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा स्टॉक चल चुके हैं, उसके बाद अगर हम चेज करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन इफ यू एंटर द साइकिल अर्ली इनफ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली टू डायग्नोस्टिक्स एंड कंपेयरिंग देम विद द हॉस्पिटल्स, जैसे आपने कहा कि जो कोविड टाइम पे डायग्नोस्टिक्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ टेस्टिंग एक्सेट्रा, तो वो सेगमेंट चला था। कोविड टाइम पे ये भी हुआ कि जो डिस्क्रेशनरी सर्जरीज थी, डिस्क्रेशनरी ट्रीटमेंट्स थी, उसके लिए लोग नहीं जा पा रहे थे, और जाना भी नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा रिस्क था। तो हॉस्पिटल की जो 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 प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, बिजनेस है, जो सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो उसमें हमने 2 साल डिप देखा। अब क्योंकि कोविड का रिस्क नहीं रहा है, तो लोग वापस जा रहे हैं, जो सर्जरी 2 साल पहले से नहीं करवाई है, जो ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, उसके लिए हॉस्पिटल्स में पेंट अप डिमांड है। और मेरे ख्याल से ये 1-2 साल तक पेंट अप डिमांड चलती रहेगी। और जैसे आपने कहा, ये सेक्टर में अंडर पेनिट्रेशन तो है ही, तो ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी हॉस्पिटल्स में हो सकती है। डायग्नोस्टिक्स जो बहुत चल गए थे, अब डिमांड थोड़ी कम हो चुकी है बिकॉज कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो एक यू कैन से सिक्लिकल करेक्शन हो चुका है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम, अगर वैल्यूएशंस इतने कम हो जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो फिर ये सेगमेंट भी ठीक करना चाहिए। तो ये स्पेस पर आपकी नजर होगी मीर, लेकिन एक और स्पेस वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी भी एक प्रोजेक्शन है। लगभग यहाँ पर लोन ग्रोथ जो है लगभग 13% तक एक्सपेक्टेड होना चाहिए। स्टॉक्स लाइक हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज हम बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको इनकम ब्रैकेट बड़ा है, अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा कोशंट है, और इसके चलते आप क्या इन स्पेस में किसी तरह की, और यहाँ पर रिलेटिवली लोअर लेंडिंग रेट्स भी हैं, तो स्टॉक्स लाइक एप्टेस हो, आवास फाइनेंसर हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो, इस स्पेस पर भी आपकी नजर गई? क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को आपने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया था। फाइनेंशियल्स कंपनी है, उसमें रियली बहुत केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। क्योंकि एक ब्रॉड थीम अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें फायदा ये कंपनीज और ये इंस्टीट्यूशंस को होगा जिसके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, कासा फ्रेंचाइज है। अगर पैकिंग ऑर्डर में देखें तो क्लियरली जो बैंक्स हैं वो नंबर 1 आती है, बिकॉज इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट, जब लिक्विडिटी भी कम हो रही है, आरबीआई रेट्स हाइक कर रही है, तो देयर विल बी अ स्क्रैम्बल फॉर लायबिलिटीज, जो वेल रन बैंक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो ग्रो कर पाएंगी एट हायर लेंडिंग रेट्स, तो उनके मार्जिन भी हमने देखा है 1-2 क्वार्टर में बढ़े हैं। जो जो एनबीएफसीज इन जनरल है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस में हो या दूसरे कोई सेगमेंट में भी हो, उनकी जो लायबिलिटी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है टिपिकली, तो उनको जो है मार्जिन का प्रेशर दिख सकता है। while top line आ सकती है, we can actually see some pressure on margins. तो पैकिंग ऑर्डर में I would still prefer the banks compared to any kind of NBFC.